अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के दौरान गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी जो है वो डेथ हुई थी। उसको भी 1 साल हो रहा है और विजय रूपाणी का परिवार उसके बाद कभी मीडिया से बात नहीं की। आज हमारे साथ उनके बेटे हैं, उनसे बात करेंगे। ऋषभ भाई, 1 साल हो गया है, आपने अपने पिता को गंवाया है। गुजरात का एक जाना माना बड़ा चेहरा, पूर्व मुख्यमंत्री रहा चेहरा। 1 साल में क्या बदला ऋषभ रूपाणी के लिए और किस तरह से 1 साल रहा? हालांकि पिता को गंवाने का दुख कभी कम नहीं हो सकता, पर 1 साल में क्या बदला ऋषभ की जिंदगी में? सर्वप्रथम तो मैं ये 1 साल के पूर्ण होने पर मेरे पिताजी के साथ जो 270 के करीब जो दिवंगत आत्मा है उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और उन सभी पीड़ित परिवारों से अपनी संवेदनाएं मैं साझा करता हूँ। तो जैसा कि आपने बताया कि एक पिता के खोने का दुख मतलब शब्दों में तो बयां नहीं कर सकते, परंतु मैं ये बता सकता हूं कि एक मार्गदर्शक, एक पथदर्शक और एक मेंटोर का लॉस जो है वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ये काफ़ी बड़ा है। और आई एम श्योर कि ये जो भावना है वो भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की भी है। उसके साथ साथ राजकोट के, सौराष्ट्र के जन जन की भी यही भावना है, क्योंकि पापा हमेशा सबको लेके, सबको साथ में लेके चलने का एक अभिगम रखते थे और हमारे घर के द्वार सभी कार्यकर्ताओं के लिए और जन जन के लिए हमेशा से खुले रहते थे और आज भी हैं, खुले हैं। तो अगर मैं एक वाक्य में अगर ये 1 साल का आपको सारांश देना चाहूँ तो वो ये है कि मतलब मुश्किल है एक पिता की छत्र छाया अगर एक पुत्र और परिवार के माथे से चली जाती हैं, किंतु उनके ही शब्दों में कहा जाए तो चरैवती चरैवती, और हमें शक्ति के साथ, और मुझे ये भी विश्वास है कि परिवार को, हम सबको शक्ति पापा ही प्रदान कर रहे हैं और बस हम अभी आगे ही बढ़ते रहना है। जिस तरह से ये 1 साल रहा, आपको कार्यकर्ता भी मिलने आए होंगे काफ़ी सारे लोगों के साथ, क्योंकि विजय भाई के द्वारा हमेशा सबके लिए, जैसे आपने बताया, हमने भी वो महसूस किया हुआ है कि वो हमेशा लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे। कार्यकर्ताओं का भी संपर्क हुआ होगा, कार्यकर्ता भी मिलने आए होंगे। किस तरह से विजय भाई की यादें तो आपके साथ हमेशा रहेंगी, पर अब आगे किस तरह से उन यादों को ले जाएंगे, क्या करेंगे ताकि आप, मैं आपके राजनीतिक जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो कार्यकर्ता हैं जो हमेशा विजय भाई के साथ जुड़े हैं उनके साथ कैसे कनेक्शन रहेगा, क्या उनकी यादें अब आगे कैसे बढ़ाएंगे? जी, बहुत ही उम्दा सवाल है ये। तो पूजित रूपाणी मेमोरियल ट्रस्ट की प्रवृत्ति के साथ पूरा राजकोट वाकिफ है। तो इसके साथ साथ एक स्टेप और आगे हमने श्री विजय रूपाणी मेमोरियल फाउंडेशन की स्थापना की है। ये स्थापना का मुख्य हेतु ये है कि जो पापा के आदर्श हैं, उनके विचार, मूल्य हैं, उन्हें हमें अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना है और जन जन तक अंत्योदय जो एक कंसेप्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा, उसको फॉलो करते हुए हमें स्व केंद्रित नहीं सर्व केंद्रित एक अभिगम अपनाना है अभी। तो ये फाउंडेशन की एक्टिविटीज में यूथ सेंट्रिक, विमेन सेंट्रिक, हेल्थ और एजुकेशन सेंट्रिक हम एक्टिविटीज करने जा रहे हैं। और जैसे कि युवाओं के लिए करियर उनका कैसे आगे बढ़ें, अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा सेमिनार, शिष्यवृत्ति की सहाय की काफ़ी हम अभी घोषणा करेंगे। उसके साथ साथ महिलाओं के उत्थान के लिए भी हम कार्य करेंगे। और ये 1 वर्ष पूर्ण होने के ये अवसर पर आरोग्य क्षेत्र में हम 2 बड़े सेमिनार करने जा रहे हैं। एक 13 जून को जो शनिवार आता है, शाम को 5 से 7 राजकोट में प्रमुख स्वामी ऑडिटोरियम में किडनी के संबंधित विषयों पर एक सेमिनार IM इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त उपक्रम में हम करने जा रहे हैं। और 14 जून रविवार को सुबह 9 से 12 राजकोट में न्यू एरा स्कूल में सर्वरोग निदान कैंप, जिसमें ऑर्थोपेडिक,
स्किन के डॉक्टर्स, महिला रोग निष्णांत, बाल रोग निष्णांत, जनरल फिजिशियंस, ईएनटी सर्जन्स, ये सारे जो राजकोट के सौराष्ट्र के ख्यातनाम डॉक्टर्स हैं, उनके सहयोग से ये कैंप होगा। और इसमें चेकअप भी फ्री हैं, साथ साथ मेडिसिन भी रिकमेंडेड होगी, वो भी फ्री होंगी, और जो टेस्ट्स, लेबोरेटरी टेस्ट रिकमेंड होंगे वो भी फ्री हम हमारी तरफ से करेंगे। ये ट्रस्ट का तो आपने आइडिया बता दिया कि आप लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों की स्वास्थ्य और उनको लेकर आप सब करेंगे, पर जो कार्यकर्ताओं की जो बातें हैं, क्योंकि जब पिछली बार मुझे याद है कि उनके बर्थडे के दिन भी आपने एक नोट बनाया था कार्यकर्ताओं के, आपने अनुभव साझा करने को बोला था कि कार्यकर्ता अपने एक्सपीरियंस आपके पिता के साथ के याद करें। तो उन चीज़ों को कैसे रखा जाएगा, किस तरह से, क्योंकि देखिए ये जो हादसा हुआ, परिवार पे दुख हुआ, उसके बाद अब उससे आगे कैसे बढ़ेंगे, किस तरह से परिवार आगे बढ़े, क्योंकि अब आप पहले यूएस में थे, अब वापस आए हैं, तो किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे? तो जैसा कि आपने अभी बताया, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से तो हमने एक नंबर साझा किया था, और ये व्हाट्सएप नंबर में हमने पापा की जो स्मृति हैं, क्योंकि उन्होंने अपने 50 साल के ये राजकीय और सामाजिक सफर में काफ़ी मतलब हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के साथ काम किया है, और सामान्य से सामान्य लोग तक वो पहुंचे हैं। तो उन सब की हमने स्मृति मंगाई थी कि आप पापा के साथ के कुछ प्रसंग हैं जो आपके यादगार रहे हों, वो हमारे साथ शेयर करिए, और वी गॉट ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स। तो वो सारी यादों को लेके हम एक पुस्तक का निर्माण करने जा रहे हैं। तो उसमें फ्रॉम कॉमन सिटीजन्स टू कार्यकर्ताज टू लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स, और जो जिन जिन नेताओं के साथ पापा ने काम किया है, उन सब की बातों का निचोड़ होगा। और मुझे आई एम वेरी सर्टेन दैट ये जो पुस्तक है वो अगली पीढ़ियों में एक चेतना का, एक प्रेरणा का काम करेगा। ये थी ऋषभ रूपा, जिन्होंने कहा कि पापा को गंवाने का दुख जो है वो शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते, पर उनकी यादें लोगों में बनी रहें, और किस तरह से उन्होंने लोगों के लिए काम किए थे, वो बात कैसे आगे पहुंचाई जाए, उसके लिए विजय रूपाणी फाउंडेशन की बात हो या फिर उनकी पुस्तक की हो, उस पर काम चल रहा है, और आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं के साथ वो बातें साझा की जाएंगी। वैसे तो ये एकदम सडनली हो गया, तो मतलब वैसे तो जनरली वो साल में एक आध बार आते जाते थे पिछले 12-15 सालों से। तो इस बार तो उन्होंने फिर करियर ब्रेक का डिसाइड किया था, तो फिर वो वहाँ से जॉब वगैरह छोड़ के फिर यहाँ आ गए थे। तो पिछले 3 साल से हमारे साथ ही रह रहे थे। तो उस वैसे साल में एक आध बार आते थे, एक महीने के लिए, तो कम कनेक्शन रहता। अभी पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली हमारे फैमिली के साथ थे, तो फिर एकदम कनेक्शन एकदम क्लोज हो गए थे हम सब। तो फिर हम तो हमारी रूटीन लाइफ में ही थे। फिर उनको जब फ्लाइट, उनकी 12 जून को फ्लाइट थी, तो उनको फिर एयरपोर्ट तक छोड़ के फिर हम सब अपनी रूटीन लाइफ में चले गए थे। तो फिर अचानक से ऐसा न्यूज़ आता है, तो हम सब एकदम ऐसे शॉक, मतलब पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। फिर सब भागते हुए कैसे भी करके घर पहुँचे, फिर सब देखा, तो फिर अनफॉर्चुनेटली सच था ये कि फिर आगे सरकार ने कहा था कि आपको ये मदद की जाएगी, एयर इंडिया ने भी घोषणा की थी, और क्या मदद मिली, परिवार को कितना कितना लाभ हुआ, मतलब जो आश्वासन दिया गया था, जो मदद की जाएगी, वो मदद मिली, और कानूनी तौर पर अभी क्या स्टेटस है, आप क्या उम्मीद रख रहे हैं सरकार से? वैसे देखने जाए तो उन्होंने जो मतलब कंपेंसेशन डिसाइड किया था, वो सबको जो देना था वो सब तो सबको मिल ही रहा है। बट जो मतलब किस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ, किसकी गलती थी इसमें, सब कोई बोल रहा है पायलट की गलती थी, कोई बोल रहा है अंदर विजय रूपाणी था, इसके लिए किसी ने प्लेन क्रैश करवाया। तो मतलब एग्जैक्ट जो पॉइंट होना चाहिए कि यही इसी वजह से हुआ है, वो हमें नहीं मिला है। और ये जो ब्लैक बॉक्स की बात चल रही है कि ब्लैक बॉक्स का डेटा रिलीज होगा, उसमें सब पता चलेगा, तो ना ब्लैक बॉक्स का अभी तक कोई डेटा रिलीज हुआ है ऐसा कुछ। तो अभी तक सब अंधेरे में, एग्जैक्ट रीजन किसी को मालूम नहीं पड़ा है कि किस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या मांग है सरकार से कि परिवार को न्याय मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई अपना जाता है तो परिवार हमेशा उम्मीद रखता है कि न्याय मिलेगा, न्याय के लिए आपकी क्या मांग है, सरकार से क्या मांग रहा है परिवार? मतलब हमारी तो फिलहाल तो यही मांग है कि हमको एग्जैक्ट रीजन मालूम पड़े कि किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ है। सबको मतलब अपने उनके जो जो
सवाल है उन सबका आंसर मिले, जिससे वो उन सेटिस्फेक्शन वाला आंसर दे, जिससे उनको लगे कि ठीक है। क्या आप इसके लिए कोई कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं? आपने कोई वकील रखा था या क्या हुआ था? वकील की बात भी हुई थी कि जो विक्टिम फैमिली है उनको वकील मिलेगा, क्या स्टेटस को है उसके बारे में आपको कुछ? मतलब ये बात रही इंडिया की। फिर अभी वो पिछले 15-17 सालों से लंदन में थे, तो उनकी बैंक अकाउंट्स होंगे, उनकी सेविंग्स होंगे, उनके इंश्योरेंस होंगे। प्रो- तो फिर ये सब के लिए हमने ट्राई किया खोजने का, तो उनका पुराना फ़ोन पड़ा, तो उसमें से हमने सब चेक किया, तो एक दो बैंक अकाउंट्स बैंक के नाम मिले। तो फिर हमने रिसर्च करके वो बैंक तक पहुंचा, कोई नंबर वंबर लेके ऑनलाइन। तो मालूम पड़ रहा है कि मतलब बैंक में फंड है, तो फिर उसके लिए मैंने जितनी, हाँ, यहाँ से प्रोसेस हो सकती थी, जितने डॉक्यूमेंट भिजवा सकता था उतने सारे डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट बाय ईमेल सब जगह ट्राई किया। बट एट द एंड कोई लॉयर चाहिए, लॉयर के थ्रू ये प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि यहाँ के इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं, वहाँ के अलग होते हैं। वहाँ के क्या रेगुलेशन वो हमें पता नहीं। तो हमें मतलब वो पता चल गया कि वहाँ पे बैंक अकाउंट्स है, उसमें पैसे भी है, बट कौन सी प्रोसेस के थ्रू वो हम क्लेम कर पाएंगे वो नहीं मालूम है। तो एयर इंडिया में मैंने बात की थी कि लाइक ऐसी प्रोसेस में हम अभी अटके हुए हैं कि जिसमें हमको ज़रूरत है लॉयर्स की। तो उन्होंने कोई लॉयर प्रोवाइड किया। अभी लॉयर ऐसा प्रोवाइड किया है कि वो लॉयर को ही नहीं मालूम है कि ये प्रोसेस कैसे होती है, क्योंकि वहाँ वहाँ मतलब हर जगह ऐसा ही होता है कि हर लॉयर का प्रॉपर स्पेसिफिक काम होता है कि इसके लिए ही वो काम करेगा। तो अभी बैंक के रिलेटेड काम के लिए वो लॉयर को आइडियाज़ नहीं है। तो वो मेरे को कॉल करता हूँ तो 3-4 दिन कॉल नहीं उठाता है, फिर एक एक 2-2 वीक तक कॉल नहीं उठाता है। मैं तो रोज़ कॉल करता रहता हूँ। फिर कभी कॉल उठा लेता है तो बोलता है कि हाँ हम कर रहे हैं आपका काम, पर प्रोसेस वहीं पे अभी भी जी। हाँ, मेरे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन वही है, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, ना कुछ सॉर्ट आउट हुआ है। बस वो तारीख पे तारीख जो बोलते हैं वो देते जा रहे हैं कि हाँ एक नेक्स्ट वीक कॉल करेंगे, नेक्स्ट वीक हम बैंक से कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। पर ना वो बैंक से कनेक्ट कर रहे हैं, ना कोई प्रोसेस आगे बढ़ी है, कुछ नहीं। जब ये हुआ कि प्लेन क्रैश हुआ है कि, और तो हमको तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया, ये तो हमारे साथ हो ही नहीं सकता। ऐसा कुछ भी होता है तो अपने को ऐसा ही लगता है कि ये नहीं, हमारे साथ नहीं हो सकता। पर फिर बहुत लोगों को कॉल किया ये वो, तो फिर पता चला कि सच में हुआ है। तो फिर मैंने न्यूज में देखा तो ऐसे ही लोग व्हील चेयर पे चले जा रहे थे। वो मुझे लगा छोटा मोटा कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, तो कुछ नहीं हुआ होगा, थोड़ा क्या हुआ, हाथ पैर को लगा होगा। तो फिर देखा तो कोई बचा ही नहीं है, तो वो तो फिर ज्यादा ही शॉकिंग था कि फिर बाद में पता चलता है कि एक इंसान बचा हुआ है ये वो। तो मुझे फिर भी लगा कि चलो अपने इंसान भी शायद बचे हो सकते हैं। तो ऐसे माइंड में ऐसे था कि थोड़ा नहीं, हमारे घर के सदस्य भी जिंदा हो सकते। पर फिर धीरे धीरे रियलाइजेशन होता गया कि ये सच नहीं है। फिर एयर इंडिया के टाटा ट्रस्ट से लोग आते हैं कि आपको कोई भी नीड पड़े, कुछ भी जरूरत पड़े तो हम हैं आपके आपके बेटे की तरह, या फिर हमारे मामा थे तो आपके उनके तरह ही हम आपके फैमिली मेंबर है। हमको आप कुछ भी आपका पर्सनल हो, कुछ भी हो, बता सकते हो करके। तो फिर अभी जब हमको एक्चुअली नीड है कि हमको पता नहीं है, हमारे जो अंकल थे उनकी लंदन में क्या फंड्स है, क्या उनकी प्रॉपर्टी है, क्या उनके क्या बोलते इंश्योरेंस है, वो सब क्या है वो हमको पता ही नहीं। तो वो सब जानने के लिए हम उनको कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, पर वो हमको कोई भी सपोर्ट या फिर कुछ भी नहीं दे रहे। पहले तो उन्होंने नंबर दिया हुआ था कि इस नंबर पे आप कॉल करना तो हम आपको गाइड करेंगे या फिर आपकी हेल्प करेंगे, पर वो फोन नंबर ही नहीं उठा रहे। तो हम अभी किसको कांटेक्ट करें कि ये हमारी प्रॉब्लम है, तो अब किसको जाके बोले। और जो उन्होंने जॉब की हमको किया था कि हाँ ये जॉब हम आपको देंगे, हम आपको वादा करते करते, पर अभी फोन ही नहीं उठा रहे। तो हम किसको बोले कि भाई हाँ हमको ये चीज की जरूरत है या कुछ भी। तो आप ही बताओ कि क्या हम करें अभी। क्या मतलब ये आपने कहा कि टाटा से लोग आए थे, तो उन्होंने आपको कहा था कि कमीशन के अलावा परिवार को जॉब देंगे या बात के लिए सहायता के लिए नंबर दिया था, उन लोगों ने दिया था? और उस वक्त क्या कहा था कि कौन सी चीज़ें आपको मिलेंगी और कौन सी सहायता करेंगे? उन्होंने ये बोला था कि आपको कुछ भी जरूरत पड़े जॉब के रिलेटेड या फिर कुछ गाइडेंस चाहिए हो आपको कि आपकी फील्ड करियर के हिसाब से, तो हम आपको गाइड करेंगे, आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। ऐसा कि नहीं कि जैसी तैसी जॉब, अच्छी वाली जॉब आपको प्रोवाइड करेंगे सो दैट आप अपना घर चला सके या ऐसे करके। पर अभी तक कुछ भी जानने को नहीं मिला। और जैसे हमको हमारे मामा के लिए जानना है कि वहाँ पे क्या फंड्स है, क्या प्रॉपर्टी है या फिर क्या इंश्योरेंस है, वो सब जानने के लिए हम हर रोज
लंदन कॉल करते हैं उसका हमको खर्चा भी इतना पड़ता है, रोज के 5-5 हजार चले जाते हैं, तो वो फिर हम इतने भी कैपेबल नहीं कि रोज के 5 हजार हम खर्च कर सके। हम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से है, तो फिर वो चीज हम कैसे अपने। ये एक साल में आपने जितनी बार कोशिश की आपके आपके बारे में, तो उसका आपके रूटीन लाइफ पे कितना इम्पैक्ट हुआ है? क्या काम होता, आपको कितना मेंटल टॉर्चर, कितना हैरेसमेंट, फिर कौन सी स्थिति थी तब जब आप, क्योंकि हर बार आपको वही चीज़ें याद आती हैं, आपको वही करना होता है, तो कितना डिफिकल्ट रहा? आप ये चीज तो है कि मेंटल टॉर्चर तो हो ही जाता है, क्योंकि जैसे अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरी पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लगता कि ये सब घर पे ये सब चल रहा है। मम्मी और नानी को भी इतना वो मेंटली टॉर्चर रहता है कि भाई मेरे भाई को क्या हो गया या फिर मेरे बेटे को क्या हो गया करके, तो उनको संभालने का रहता है। तो वो सब चीजें डिस्टर्बिंग तो हो ही जाती है कि अभी हम करें क्या, क्योंकि मेरे मामा हमारे वो हमें अपने बेटों या बेटी से भी अच्छे से रखते थे, तो वो ही हो जाता है कि फादर की प्लेस से इंसान चला जाए तो कैसा रहता है। जब पता चला उसके बाद से लेके अभी तक जैसे डिप्रेशन में ही चल रहा हूँ ना, ऐसा ही चल रहा है। 1 साल पूरा ऐसे ही गया है। मैं 6 महीना तो रात सोई ही नहीं, बिल्कुल नींद ही नहीं आती। नींद की गोली भी मेरे लिए मतलब काम नहीं कर रही हूँ ना, ऐसा है। 6 महीने तो मैंने मुश्किल से निकाले। उसके बिना रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतना हंसमुखा था। पूरा दिन घर में ऐसा लगे कि बहुत सारे बच्चे घर में होने ऐसा लगता था। वो होता था ना, पूरा घर ऐसे खिलखिलाट नहीं रहता था। कभी हमारे घर में सन्नाटा जैसा रहा ही नहीं, क्योंकि बच्चे की तरह उसको बोलने की आदत, कोई भी आए जाए सबके साथ वो घुल मिल जाता था। 5 मिनट भी उसको नहीं लगता था किसी साथ बात करने में प्रॉब्लम हो। ऐसी सबके साथ वो सब अच्छे से रहता था। यहाँ भी पूरे टावर में हमारे इतने सारे उसके रिलेटिव हो गए थे, मतलब सबसे इतना घुल मिल गया था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो 2-3 साल से यहाँ पे, ऐसे लग रहा था कि सालों से सबके साथ रहा था। सबके साथ मतलब बहुत अच्छे से रहता था। जब हुआ ना तो लोग भी बिल्कुल मान नहीं रहे थे कि ऐसा हो सकता है। और पूरे टावर में हमें इतना सपोर्ट किया, मतलब जैसे उनके घर का हो ना, ऐसा हमने 9 दिन बाद हमें वो बॉडी दी थी। 9 दिन हमने उन्होंने हमें इतना संभाला है। और अभी 1 साल हम कैसे निकाला वो तो हम ही जान रहे हैं, क्योंकि हमारा एक साल का आपका भी दुख हो तो बाहर कह सकता, पर सरकार और इंडिया ने मदद की, वायदा किया। गवर्नमेंट से भी कुछ नहीं, और एयर इंडिया से भी हमें कोई हेल्प तो कोई नहीं करी। मेरा भाई था वो मतलब मेरा सहारा ही था। मेरी शादी हुई, पर मेरे हस्बैंड इतना मतलब कोई इतना है, कमाते भी नहीं है, तो उसी के सहारे ही मेरे बच्चों को भी उसने ही बड़ा किया है। दोनों बच्चों को खुद के बच्चों की तरह ही रखा है। कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि मेरे मामा है। उसने भी कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे को बच्चे के लिए क्या करना है, कितने खर्च करना है। कभी मतलब अपने बच्चों के लिए जैसे खर्च करते हैं वैसे ही उसने कभी अलग हमें माना ही नहीं है कभी, कि भाई शादी के बाद ऐसा होता है कि बेटी मतलब बहन मतलब अभी थोड़ी पढ़ाई हो गई हो, ऐसा भी। पर हमारे घर में ऐसा मतलब एक दूसरे के लिए कभी हिसाब कोई चीज का रहा ही नहीं था। वो था तब तक हमें कोई मतलब कोई तकलीफ ही नहीं थी। आज कहीं भी जाते हैं तो लोगों को ऐसा है कि उनको इतने पैसे मिल गए, पर लोगों को ये नहीं समझ आता। कहीं भी जाते हैं तो लोग ऐसे पूछते हैं आपको पैसे मिल गए, पर उनको वो कोई ऐसा नहीं पूछता कि आपके घर में आप कैसे जी रहे हो, एक इंसान की कीमत है। मतलब वो लोगों का ऐसा है बस पैसे आ गए, इंसान की मतलब जो वैल्यू है वो खत्म हो गई। वो नहीं समझ पा रहे कि लोगों को मतलब कैसे जी पाते हैं। पैसे तो वो होता तो वो बहुत सारे कमाता, तो पैसों का इतना है नहीं लोगों को। जब भी कहीं भी जाते हैं तो लोगों पहले ही पैसे मिल गए आपको, कहीं भी जाओ पैसे मिल गए आपको। अरे पैसे पैसे पैसे, बस उसके अलावा किसी के पास कोई प्रश्न ही नहीं है। तो अभी ऐसे होता है ना, हमें कहीं जाना हो तो हम सोचते हैं कि जाए कि नहीं जाए। बहुत सी जगह तो हम टाल देते हैं कि भी जाना ही नहीं, जैसे हम कोई गुनाह कर लिया हो ना ऐसा हो जाता है। बहुत हम थोड़ा अजीब सा लगता है। हमें पास में बैठ के ऐसे बोले कि भाई आप कैसे जी रहे हो, आपकी तबीयत कैसी है, आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है, बच्चे कैसे हैं, मतलब तो ऐसे भी होता है कि नहीं हमारा कोई अपना है। सरकार से भी आप क्या मांग करते हैं, क्या न्याय मिलना चाहिए? जैसे आपकी
हाँ हाँ, हमें न्याय मिले, हमें ये सब मतलब कैसे हुआ, ये सब चीजों का हमें भी जानना है सब, ये ब्लैक बॉक्स का नहीं, सब हमें जानना है। ठीक एक साल पहले 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की ये जो जगह है जहां पर हॉस्टल है, मेस है, वहीं पर ये हादसा हुआ था। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट क्रैश हुई थी, जिसके बाद जो तस्वीर आई, भयावह तस्वीरें, उसने पूरे देश को दहला दिया था, पूरी दुनिया को दहला दिया था। एक साल हो चुका है, आज भी उस हादसे की जो यादें और गवाही हैं वो ये बिल्डिंगें दे रही हैं। हालांकि गुजरात सरकार ने फैसला किया है कि यहाँ पे नई 7 मंजिला बिल्डिंग बनेगी, नई हॉस्टल बनेंगी और यहाँ पे छात्र जो हैं वो अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। पूरी कोशिश गुजरात सरकार के द्वारा की जा रही है कि ये जो भयावह तस्वीर है उसको यहाँ से दूर किया जा सके और जो छात्र यहाँ पे पढ़ाई करते थे और दूसरे छात्र यहाँ पे पढ़ने आए उनके लिए ज़्यादा बेहतर सुविधाएं बनाई जाए, उसके लिए कोशिश कर रही है। पर जो पीड़ित परिवार है जिन्होंने अपनों को गंवाया है, 200 से ज़्यादा ऐसे परिवार है, उसमें से कुछ परिवारों की डिमांड थी कि यहाँ पे जो है एक मेमोरियल बनना चाहिए, पर सरकार जो है उसके लिए राज़ी नहीं है, सरकार से उसकी कोई बात नहीं हुई। आज भी वो परिवार सदमे में है क्योंकि जब भी ये इस साइड को वो देखते हैं तो उनको अपने परिवारजनों को जिनको उन्होंने गंवाया है उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो वैसे में सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द यहाँ पे नई बिल्डिंगें बन जाए और नया भवन बने, ये नई हॉस्टल बन जाए ताकि यहाँ पे छात्र आ पाएँ और ये जो काली यादें थी, जो हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, वो हादसे की जो है यहाँ यादें ना रहें और इसीलिए सरकार ने ये फैसला किया है। पर पीड़ित परिवार आज भी न्याय के लिए जूझ रहे हैं। काफ़ी सारे परिवारों की डिमांड है कि उनको न्याय नहीं मिला है, सही वजह नहीं जान पाए हैं कि क्यों ये हादसा हुआ, किस वजह से हुआ, अभी तक रिपोर्ट भी नहीं आई है। तो सारे परिवारों की एक ही मांग है कि जिन्होंने अपनों को खोया है उनको न्याय मिले और वो न्याय तभी मिलेगा जब हादसे की सही वजह सामने आएगी और उनको उस चीज़ का पता चल पाएगा। अहमदाबाद से कैमरामैन संजय के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक।